सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पाठ है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और आज का हमारा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। तो आज हम कक्षा 12th विषय राजनीति विज्ञान और पाठ का नाम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और इस पाठ का आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। तो विद्यार्थियों, आज हम राज्यों का पुनर्गठन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। यानी बंटवारा हो गया और देशी रियासतों का एकीकरण भी हो गया, लेकिन इसके साथ राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अभी शेष थी। यानी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। तो राष्ट्र निर्माण के लिए और भी प्रक्रिया शेष थी। वो क्या थी? देखिए विद्यार्थियों, प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो। प्रांतों की सीमाओं को इस तरह तय करने की चुनौती थी। यानी एक चुनौती तो यह थी कि प्रांतों की सीमाओं को इस तरह से तय किया जाए जिससे देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले, साथ ही राष्ट्रीय एकता भी खंडित न हो, एकता भी बनी रहे और भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी दिखाई देती रहे। तो इस प्रकार से जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है उसका अभी तक अंत नहीं हुआ था, क्योंकि प्रांतों की सीमाओं का निर्धारण बाकी था। इसके साथ ही देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिलती रहे और साथ में राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे, यह भी जरूरी था। तो इसके लिए हमें राज्यों का पुनर्गठन करना था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। तो औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की सीमाएं थी, वो किस सुविधा के लिहाज से तय की गई थी? प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। या ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र जीत लिया हो या जितने क्षेत्र जीत लिए हों, उतना क्षेत्र एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। तो ब्रिटिश सरकार ने जितने क्षेत्र जीत लिए या उतना एक क्षेत्र अलग प्रांत मान लिया जाता था। तो इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार ने जितना क्षेत्र जीता है उसको एक अलग प्रांत मान लिया जाता था। प्रांतों की सीमा इस बात से तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है, और प्रांतों की सीमा इस बात से तय होती थी कि किसी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल किया गया है, कितना इलाका शामिल किया गया है। इसके अलावा अब आगे देखने जा रहे हैं विद्यार्थियों, आज हम राज्यों का पुनर्गठन देखने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी मानकर खारिज कर दिया। किसने? हमारी राष्ट्रीय सरकार ने क्या किया? हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ऐसे सीमांकन को बनावटी, या तो एक बनावटी है इस प्रकार से मान करके उसको खारिज कर दिया। उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा किया था। तो किसी समय हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है उसने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा कर लिया था। तो राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, इस प्रकार से राष्ट्रीय सरकार ने वायदा कर लिया था पहले। तो इस प्रकार से राज्यों का पुनर्गठन है वो किस आधार पर होने का वायदा किया था? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का वायदा
किया था। सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। कब है? 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। तो नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा, और इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर होगा? राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। आजादी और बंटवारे के बाद स्थितियां बदल गई। कब आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद स्थितियां बदल गई। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टुकड़े होने या देश के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। तो देखिए, हमारे नेताओं को क्या चिंता हुई? हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाते हैं, किसके आधार पर है? भाषा के आधार पर प्रांत बनाए जाते हैं तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है तथा देश के टूटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को भाषा के आधार पर राज्य बनाने में क्या आपत्ति थी? तो उनकी क्या चिंता थी? तो उनकी चिंता थी कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है और देश के टूटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने पर विचार करने की सोची। इसके बाद विद्यार्थियों क्या होता है? केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन न हो, इस फैसले को नेताओं, स्थानीय नेता थे और लोगों ने क्या चुनौती दे डाली। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़क उठा। तो पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में इसके विरोध में आंदोलन है वो भड़क उठा, क्योंकि वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन चाहते थे। पुराने मद्रास प्रांत में आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल थे। तो पुराने मद्रास में क्या है? पुराने मद्रास प्रांत में आज के एक तो तमिलनाडु और एक आंध्र प्रदेश शामिल थे। विशाल आंध्र आंदोलन, कौन सा? आंध्र आंदोलन, याद रखना है। आंध्र आंदोलन क्या था? तो विशाल आंध्र आंदोलन क्या था? विशाल आंध्र आंदोलन क्या था? तो विशाल आंध्र आंदोलन था आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन था, वो विशाल आंध्र आंदोलन था। तो विशाल आंध्र आंदोलन क्या था? आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन विशाल आंध्र आंदोलन था। इस आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। तो इस आंदोलन ने, विशाल आंध्र आंदोलन ने क्या मांग की? तो विशाल आंध्र आंदोलन ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी, भाषा के आधार पर, तो मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य बनाया जाए। कौन सा राज्य बनाया जाए? वो है आंध्र प्रदेश राज्य बनाया जाए। तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी। तो तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी जो राजनीतिक शक्तियां थी, सारे राजनीतिक जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, वो मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थे। तो मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थे। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोट्टी
श्रीरामुलु, याद रखना है, कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी विचारक पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। कौन है गांधीवादी, कौन से नेता? पोट्टी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कौन से आंदोलनकारी की मृत्यु हो गई? तो गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। तो जो आंदोलन था, उसके आंदोलन के दौरान श्री रामुलु की मृत्यु हो जाने के बाद मद्रास में अनेक विधायकों ने विरोध जताते हुए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। आखिरकार 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। तो प्रधानमंत्री ने कब आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी? 1952 के दिसंबर में। 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद क्या होता है? तो देखिए विद्यार्थियों, अलग आंध्र प्रदेश राज्य को बनाने की घोषणा हो गई। तो इसके बाद आंध्र के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष चल पड़ा। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तो उसके साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने का संघर्ष है वो चल पड़ा। तो भाषा के आधार पर दूसरे जो क्षेत्र थे, उन्होंने भी राज्य बनाने की मांग कर डाली। इन संघर्षों से बाध्य होकर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। तो केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? 1953 में। जब भाषा के आधार पर राज्यों बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी, तो इससे विवश होकर के केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। इस आयोग का काम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग का काम था राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना। तो इस जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, उसका काम क्या था? राज्यों के सीमांकन के मामले पर गौर करना, और इस गौर करना था। इसने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसमें क्या कहा? तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो आयोग ने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की संस्तुति की थी। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। तो अब प्रश्न बनता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। 1956 में इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम था, आयोग था, तो उसके आधार पर, उस अधिनियम के आधार पर कितने राज्य? 14 राज्य। कितने राज्य? 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो आज हमने राजनीति विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक राज्यों का पुनर्गठन पढ़ा। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।